अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आने वाले 1-2 साल के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आप अच्छी मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप अपने कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकते। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं मार्केटिंग के अंदर, जिसकी वजह से मार्केटिंग पूरी की पूरी बदल गई है। जितना भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था सब कुछ बदल सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। कहानी की शुरुआत होती है iOS 14 के अपडेट से। तो उस अपडेट के अंदर यह पता लग जाएगा कि कौन सी ऐप कौन सी परमिशन लेती है। आप जब भी किसी ऐप को खोलते हो तो आप बता सकते हो कि वो आपको ऑफ द ऐप ट्रैक कर सके या फिर ना कर सके। ऑफ द ऐप का मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो, अगर आपने फेसबुक बंद कर दिया, उसके बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो वो ऐप ट्रैक कर सकती है। जैसे आपने फेसबुक पे गए, फेसबुक पे जाने के बाद में आपने Amazon विजिट किया, उसमें कोई प्रोडक्ट देखा, या फिर आपने गूगल पे कुछ सर्च मारा और आप किसी साइट के ऊपर गए तो वहां पे भी आपको ट्रैक किया जा सकता था। तो लॉजिकली ये चीज बनाई गई थी वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए। जैसे कि अगर मैं ऐड चलाता हूं किसी प्रोडक्ट की तो मुझे पता लग जाए कि उस ऐड से कितने लोग मेरी वेबसाइट पे गए हैं और उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया है। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एल्गोरिदम इतनी डेवलप होती चली गई जहां पे फेसबुक ने इस मैट्रिक्स को भी यूज करना शुरू कर दिया, जहां पे वो ऑडियंस को इन मैट्रिक्स से अंडरस्टैंड कर पाए। समझाने की कोशिश करता हूं। फेसबुक एक चीज यूज करता है जिसको हम कहते हैं पिक्सल। तो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्सल लगाना होता है जिससे आपकी वेबसाइट का एक्सेस फेसबुक को मिल जाता है। तो आपका कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो आप ट्रैक कर सकते हो उस यूजर को फेसबुक के थ्रू, मतलब आप उसको फेसबुक के ऊपर ऐड दिखा सकते हो। पर यहां पे बहुत सारे लोगों ने पिक्सल लगा रखा है, तो बहुत सारे लोगों की वेबसाइट का सारा डेटा फेसबुक के पास जा रहा है। अब फेसबुक अपनी एल्गोरिदम को स्ट्रांग बना रहा है यूजर को समझने के लिए कि यूजर किस किस वेबसाइट पे जाता है, क्या क्या परचेज करता है, यूजर का बिहेवियर किस टाइप का है, जो कि लॉजिकली देखा जाए गलत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरा डेटा का यूज कर पाए। बेसिकली अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा रहा हूं तो मैं फेसबुक की एआई को डेवलप करने में हेल्प कर रहा हूं कि ये जो कंज्यूमर है ये इस टाइप का प्रोडक्ट लेता है। iOS के रीसेंट अपडेट के बाद में अब ये पावर आ गई कंज्यूमर के पास में। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहते हो फेसबुक आपको ट्रैक करे या फिर नहीं करे। जब भी आप ऐप खोलोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप चाहते हो फेसबुक को एक्सेस देना ऑफ पेज एक्टिविटीज के लिए। 99% लोग इसको नो करने वाले हैं। कोई भी नहीं चाहता कि फेसबुक मुझे ट्रैक करे। ऑल्दो मेरा मानना है कि फेसबुक अगर आपको ट्रैक करेगा तो आपको बेटर एड्स दिखा पाएगा, आपको ऐसी चीजों के बारे में पता लगेगा जिसकी शायद आपको जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर के अंदर। पर मैं नहीं देना चाहता अपना डेटा, वो आपकी प्राइवेसी है, आप नहीं देना चाहते। तो मेरा ऐसा मानना है कि 99% लोग नो करने वाले हैं। इसकी वजह से फेसबुक के एल्गोरिदम को बेटर डेटा नहीं मिलेगा। बेटर डेटा नहीं मिलेगा, इसके चक्कर में जो फेसबुक पे ऐड कन्वर्ट होती थी वो बेटर ऐड कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो फेसबुक ने इस चीज को उसी टाइम रियलाइज कर दिया। फेसबुक ने उसी टाइम एक कैंपेन निकाला जहां पे उसने कहा कि भाई iOS के नए अपडेट की वजह से सारे बिजनेसेस डूब जाएंगे, सारे स्मॉल बिजनेसेस को लॉस होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अब ये क्यों होने वाला है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्मॉल बिजनेसेस के पास बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं होता, तो अब आप इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं कर पाओगे उतने बेहतर तरीके से। पहले क्या हो रहा था, फेसबुक ऑफ ट्रैकिंग करके यूजर को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा था। अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च मारा, कहीं पे कुछ सर्च मारा, फेसबुक आपको समझ रहा था और उस टाइप की आपको एड्स दिखा रहा था। पर अभी अब आपको पहचान नहीं पा रहा तो आपको कुछ भी ऐड दिखा सकता है। ऐड तो आपको फिर भी दिखाएगा पर आपको ऐड रैंडमली दिखाएगा। तो यहां पे कन्वर्जन रेट बहुत कम हो जाएगा। कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा तो आपका ऐड के पैसे तो लगेंगे, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। स्मॉल बिजनेसेस के मार्केटिंग बजट कम है, इसके चक्कर में वो ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करेंगे और हो सकता है बहुत सारे बिजनेसेस भरोसा उठा दे फेसबुक एडवर्टाइजिंग से। मेरी भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जहां पे मैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की हेल्प करता हूं उनको ग्रो करने के लिए। पर मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बिजनेसेस बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। स्टार्टिंग में आते हैं बड़े बड़े सपने लेके, 4-5 हजार रुपए का मार्केटिंग स्पेंड खर्च करते हैं, उसके बाद वो हाथ खड़े कर देते हैं। मैं सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स की बात करके चल रहा हूं, तो बहुत सारा मैंने ये चीजें फेस करी। तो अभी क्या होगा, अभी 4-5 हजार के अंदर जहां पे कुछ कुछ रिजल्ट्स आने की संभावनाएं दिखती थी, अब शायद वो और ज्यादा बढ़ जाए। आपको टेस्टिंग फेज थोड़ा और लंबा करना पड़े जानने के लिए। फेसबुक
आने वाले टाइम में कोई ना कोई तो तरीका निकाल लेगा ऑडियंस को और बेहतर समझने के लिए। शायद हो सकता है कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, आप किस तरीके का ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कुछ एड्स दिखाए, वो फेसबुक बाद में करेगा। पर अभी हमको नहीं पता कि ये जो अपडेट आया है इसकी वजह से कितना डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या 5% 10% ही पड़ेगा या फिर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है 6-8 महीने के अंदर हमको एकदम क्लियर पिक्चर मिलनी शुरू हो जाए। आज के टाइम पे जो यूजर है वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो गया है अपनी प्राइवेसी को लेके। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई भी डेटा कहीं पे भी शेयर हो। अभी व्हाट्सएप का रीसेंट अपडेट आया जहां पे वो कुछ प्राइवेसी कंसर्न के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ। लोग कह रहे हैं हमारा डेटा निकल जाएगा, ये कर देगा, हमारी आवाजें सुन रहा है, हमारी चैटें पढ़ रहा है, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है। व्हाट्सएप ने क्लियर करने के लिए स्टेटस के ऊपर भी दिखाया लोगों को कि हम क्या क्या डेटा ले रहे हैं, क्या क्या डेटा नहीं ले रहे। लोगों का इस पे भी प्राइवेसी कंसर्न आया, जब मैंने व्हाट्सएप का नंबर सेव नहीं किया तो मुझे स्टेटस क्यों दिखाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनको ये वाली पॉलिसी को डिले करना पड़ा। जहां पे उन्होंने फरवरी के आसपास की डेडलाइन लगाई थी, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि अभी बाद में देखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे एक चीज तो हमको क्लियर दिख रही है, यूजर प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा है आज के टाइम पे। वो नहीं चाहता कि मेरे को कोई भी वेबसाइट ट्रैक करे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनीज ट्रैकिंग को डिसेबल कर दे। अभी ये iOS के अंदर अपडेट आया है, हो सकता है आने वाले टाइम में एंड्रॉइड के अंदर भी आ जाए। अगर मैं आज से कुछ टाइम पहले की बात करके चलूं तो लोग मानते थे कि भाई हमारी एप्स हमारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेती है, फोटोज का एक्सेस ले लेती है, हमको सुनती है, हमारे कैमरे से रिकॉर्ड करती है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो एप्पल ने नया अपडेट निकाला जिसके अंदर नोटिफिकेशन लाइट चेंज होती है जिस तरीके से वो हार्डवेयर का यूज कर रही है। अगर कैमरा यूज कर रहे हैं तो अलग होती है, ऑडियो हो रही है तो कुछ अलग यूज करती है। तो इस चक्कर से आपको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप कोई भी ऐप खोलते हो तो आपको एक्सेस देना पड़ता है उस चीज का स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई फोटो एडिट करने के लिए फोन से स्नैपसीड खोलता हूं तो मेरे को कोई भी फोटोज नहीं दिखाई देगी। मुझे सबसे पहले अलाउ करना पड़ेगा कौन सी फोटोज का मैं एक्सेस देना चाहता हूं इस ऐप को, फिर मैं एक्सेस दूंगा, उसी के बाद मैं उसको एडिट कर पाऊंगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये चीजें एंड्रॉइड के ऊपर भी आनी शुरू हो गई है। आप कोई भी ऐप खोलते हो, आपसे परमिशन मांगता है कि आप चाहते हो कि ये आपकी लोकेशन ले, अभी ले, जब भी, हमेशा थ्रू आउट लेता रहे, या फिर जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक ले। ऐसे ऑप्शंस आने लग गए। ये पहले iOS के अंदर ही थे, अब एंड्रॉइड के अंदर भी ऑप्शंस आने लग गए हैं। तो हो सकता है ये जो हम प्राइवेसी वाला बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं iOS के अंदर, शायद ये एंड्रॉइड के अंदर भी आने लग जाए। अगर ये एंड्रॉइड के अंदर आने लग जाएगा तो फ्यूचर इज मोबाइल। बहुत सारे यूजर्स मोबाइल यूज करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे यूजर्स को हम ढंग से ट्रैक ना कर पाए, ढंग से एड्स ना दिखा पाए। अगर ढंग से एड्स नहीं दिखाएंगे तो ढंग से कन्वर्जन्स नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केटिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ फेसबुक एड्स ही मार्केट करने का तरीका नहीं है। बहुत सारे और भी तरीके रह जाएंगे। फेसबुक एड्स के अंदर भी बहुत सारे तरीके रह जाएंगे। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कुछ चेंजेस आए थे जिसके चक्कर में मैसेजिंग के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अगर आप यूरोप के किसी भी क्लाइंट को टारगेट कर रहे थे तो बहुत सारे क्लाइंट्स की एड पॉज हो गई। मैं भी ऐड चला रहा था तो बहुत सारे क्लाइंट्स की एड पॉज हो गई। बहुत सारे टारगेटिंग ऑप्शंस नहीं काम कर रहे हैं। आपके बहुत सारे कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऑप्शन चले गए हैं। जो टेक्निकल नहीं है मैं उनको समझा देता हूं कि अगर आप मेरी एड देखते हो और मेरी एड पे क्लिक करके मैसेज पे जाते हो और मैसेज पे इंटरेक्ट करते हो तो मैं आपको बाद में भी मैसेज पे एड दिखा सकता था। आज वो ऑप्शंस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये सिर्फ यूरोप के अंदर हो रहा है, हर जगह पे नहीं हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये आपको हर जगह पे रिफ्लेक्ट होने लग जाए। यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा जो कि मुझे पर्सनली लग रहा है वो दो चीजें हैं। वो एक है कन्वर्जन ट्रैकिंग। अगर किसी ने अपने आप को ऑन नहीं किया कि मैं एक्सेस नहीं देना चाहता तो हम उसकी कन्वर्जन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन को ट्रैक ना करने का मतलब यह है कि फेसबुक के एल्गोरिदम को नहीं पता लगेगा ढंग से कि ये प्रोडक्ट बिका है या फिर नहीं बिका है। अगर उसको नहीं पता लगेगा ये प्रोडक्ट बिका है या फिर नहीं बिका है तो हमारी कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। साथ में उन्होंने एट्रीब्यूशन मॉडल भी चेंज कर दिया है। जहां पे आप उसको 28 दिन तक का कर सकते थे, अब 7 दिन का रह गया है। मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, पूरी जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। मान के चलते हैं मैंने आपको फेसबुक ऐड दिखाई, अब आपने मेरी ऐड देखी, अब आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा पर आपने कहा मैं बाद में लूंगा, देखूंगा, जो भी करना होगा। आपने ऐड पे क्लिक किया, आप वेबसाइट पे गए, उसके बाद आपने खोला वोला, आप चले गए। अब आपने 7 दिन के बाद मतलब 8वें दिन पे आपने प्रोडक्ट ले लिया। मेरे फेसबुक एल्गोरिदम को नहीं पता लगने वाला कि आपने वो प्रोडक्ट लिया है, जो कि गलत है। अगर आपने 8वें दिन प्रोडक्ट लिया है तो एल्गोरिदम को पता लग जाता, तो उसको पता लग जाता कि ऐसे लोग भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, चाहे लेट लेते हैं पर ऐसे लोग भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसकी वजह से
एड ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। एज अ मार्केटर भी हमारे लिए एड ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रो लेवल के लोग कर पाएंगे, पर जो बिगिनर है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है इनिशियल लेवल के ऊपर। एक दूसरा और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मेरी एड देखी और आप iOS यूज कर रहे हो करेंटली, और आपने कह दिया कि भाई मुझे ऑफ ऐप ट्रैक नहीं करना है। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आप मेरी वेबसाइट पे और भी प्रोडक्ट्स देखते हो, ब्राउज करते हो, उसके बाद आप प्रोडक्ट बाय कर लेते हो या ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हो और अगले दिन बाय कर लेते हो। फेसबुक एल्गोरिथम को नहीं पता लगेगा। अगर आपने नहीं किया तो सिर्फ एक ही इवेंट ट्रैक होगा, मतलब एक ही एक्शन ट्रैक हो पाएगा, बाकी और कुछ ट्रैक नहीं होगा। अगेन बहुत बड़ा लॉस होगा एल्गोरिदम को पता लगाने के लिए कि कन्वर्जन हुआ है या फिर नहीं हुआ। मार्केटर्स को भी बहुत दिक्कत आएगी। हाँ, हमको 2 चैनल अप्रोच चलानी पड़ेगी। एक हमको एनालिटिक्स का यूज करना पड़ेगा, साथ में हमको फेसबुक का यूज करना पड़ेगा, और हमको दोनों से ट्रैक करना पड़ेगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप सिर्फ फेसबुक एड्स के ऊपर रिलाई कर रहे हो। अगर आप ओमनी चैनल अप्रोच कर रहे हो जहां पे ऑर्गेनिकली भी ट्रैफिक आ रहा है, एसईओ से भी आ रहा है, गूगल एड से भी आ रहा है, फेसबुक से भी आ रहा है, फेसबुक पे भी आपने मल्टीपल कैंपेन बना रखे हैं, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ट्रैक करना। तो यहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं, यहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। अगर एड्स महंगी होगी, स्टार्टिंग अच्छे कन्वर्जन रेट नहीं आएंगे, तो बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स भाग जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आपकी एड आने वाले टाइम में सस्ती हो जाएगी। तो सस्ती हो जाएगी तो आप अच्छे तरीके से ब्रांड बिल्डिंग कर पाओगे। हाँ, उस तरीके की शायद टारगेटिंग ना कर पाओ जितनी आप अभी के टाइम पे कर पाते हो, शायद थोड़ी सी डिटेल टारगेटिंग नहीं होगी, पर आप कम रेट के अंदर ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताना चाहूंगा जो कि मेरा पर्सनली मानना है आपको उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म विजन की बात करके चल रहे हो तो। जैसे कि मेरा पर्सनली मानना है कि आपको ओमनी चैनल अप्रोच यूज करनी चाहिए। आपको हर टाइप के चैनल्स को इकट्ठा यूज करना चाहिए। खाली फेसबुक के ऊपर अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मत जोड़ के रखो, या खाली इंस्टाग्राम के ऊपर मत जोड़ के रखो। आप ओमनी चैनल चलो, ऑर्गेनिक भी यूज करो और साथ में एड्स भी यूज करो। आप गूगल पे भी ऐड चला सकते हो, आप एसईओ भी कर सकते हो, आप लोकल एसईओ भी कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, आप पैसेंजर मार्केटिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, आप टेलीग्राम मार्केटिंग कर सकते हो, आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, ऑर्गेनिक कंटेंट डाल सकते हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट डाल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इनमें से कुछ मल्टीपल ऑप्शन चुनो और उन सब के ऊपर काम करो। खाली ब्लाइंडली रिलाई मत करो कि मैं सिर्फ फेसबुक ऐड चलाऊंगा और कुछ नहीं चलाऊंगा। आपको लॉन्ग रन में दिक्कत आ सकती है। अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करो, लोग आपको जाने। आपको धीरे धीरे जब आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा तो लोग डायरेक्टली आपके ब्रांड नेम को सर्च मार के आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की बात करके चलते हैं, लोग डायरेक्टली उनको सर्च मारते हैं, एड्स देख के नहीं लेते हैं, वो सीधा उनकी साइट खोलते हैं, वहीं पे प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे उनकी ब्रांडिंग इस लेवल की हो चुकी है, लोगों को प्रोडक्ट लेना है, डायरेक्टली वहीं से लेना है। तो आपको भी अपने आप को उस तरीके का ब्रांड बनाना है। किसी कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट लेना है, डायरेक्टली आपकी साइट पे जाके ले। वो कहे पहले इस पे देखता हूं, अगर इस पे अवेलेबल है तो ठीक, नहीं वरना कहीं और देखूंगा मैं। अगला पॉइंट है, जितना हो सके अपने कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर काम करो। कस्टमर को उतना अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करो जितना आप दे सकते हो। 2 वे इंटरेक्शन करने की कोशिश करो। कस्टमर अगर आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पावरफुल हो गया है। कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, वो वोकल है, इंटरनेट पे सीधा बोलता है आपको टैग करके। देखो, ब्रांड मेंशन चेक करो, कहां पे आपके बारे में जिक्र हो रहा है, जाके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। साथ में जितना हो सके ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आईजीटीवी, फेसबुक, जहां पे जितना हो सके ऑर्गेनिक कंटेंट डालो, वीडियोस डालो, फोटोज डालो, ताकि लोग आपसे एंगेज करें, वो आपके एवेंजलिस्ट बने, मतलब वो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो, वो आप पे इतना ट्रस्ट करे कि भाई ये ब्रांड बहुत अच्छा है। आज के टाइम पे मेरा मानना है ये इंफॉर्मेशनल एज है, यहाँ पे लोग एजुकेट हो चुके हैं। तो अगर कोई किसी से प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता है, वो उसी बंदे से लेने की कोशिश करता है जो कि इंफॉर्मेशनल होता है, मतलब जिसको पता है इस चीज के बारे में, जो कि हमको सिखाता है, जो हमको सिखाता है हम उससे प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा मानना है कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट जितना ज्यादा डाल सको उतना ज्यादा डालो। इंफॉर्मेशनल येट एंगेजिंग, ठीक है। खाली पकाने वाला कंटेंट नहीं लिखना कि बस वो बंदा देख देख के थक जाए। आपको इंफॉर्मेशनल भी बनाना है, साथ में एंगेजिंग बनाना है, ताकि लोगों को पता लगे कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एग्जांपल के लिए आप लेदर बैग्स बनाते हो, तो आपको लेदर बैग्स की फोटोज तो दिखानी है, पर आपको ये बताना है कि आपके लेदर बैग्स क्यों अच्छे हैं। आपको ये बताना है लेदर बैग्स कैसे देखे जाते हैं, लेदर्स किस तरीके की होती है,
किस तरीके से हाई क्वालिटी लेदर्स देखी जाए, या फिर आप दिखा सकते हो किस तरीके से आप हाई क्वालिटी लेदर का यूज करके अपने बैग्स को बनाते हो। तो यहां आपको इस टाइप का कंटेंट बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशनल येट एंगेजिंग। अगली चीज है निश मार्केटिंग, जो कि मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं। एक स्पेसिफिक निश को टारगेट करो, ब्रॉड टारगेटिंग मत करो। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट मत करो जो कि सबके लिए है। हो सकता है कि आपकी रीच कम आए, आज के टाइम पे लोगों को फॉलोअर्स चाहिए, ब्रांड्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो चाहते 1 मिलियन फॉलोअर हो, पर काम आप ऐसा कर रहे हो जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस ही पूरी इंडिया के अंदर 20-30 हजार की है। तो आपको इतने फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, आपको एक निश को टारगेट करना है जो कि आपके बारे में जानना चाहती है बस। जैसे एग्जांपल के लिए आप ट्राइपॉड बेचते हो, कैमरे के ट्राइपॉड, तो आप सिर्फ इसी टाइप का कंटेंट क्रिएट करो कि ट्राइपॉड क्या होते हैं, किस टाइप के ट्राइपॉड होते हैं, ट्राइपॉड की क्वालिटी क्या होती है, क्या मटेरियल से ट्राइपॉड बनते हैं, किस तरीके से ट्राइपॉड बनते हैं, बेस्ट ट्राइपॉड कौन सा लेना चाहिए आपको, कैमरा किस हाइट पे रखना चाहिए। ऐसी चीजों के अगर चीजों के ऊपर बात करोगे तो आपकी ऑडियंस आपकी तरफ आएगी। हाँ, व्यूज नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मिलियन बिलियन व्यूज आएंगे, पर लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ट्राइपॉड एक्सपर्ट इज दिस बंदा, और गूगल को भी पता लग जाएगा। हमने देखा है कि गूगल की एल्गोरिदम आज ब्रांड्स को ज्यादा प्रेफर कर रही है। जो ब्रांड्स अवेलेबल है हर जगह पे, गूगल उसको ज्यादा अच्छे तरीके से रैंक कर रहा है। तो अगर आप यहां पे रैंक करोगे तो आप अपने आप ही एसईओ में भी अच्छा होने लग जाओगे। अगली चीज है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आजकल प्राइवेसी चल रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में रीमार्केटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो आपको फर्स्ट हैंड डेटा चाहिए होगा। फर्स्ट हैंड डेटा मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर आपको डेटा दे, मतलब वो आपको अपना ईमेल दे दे, अपना मोबाइल नंबर दे दे, या फिर आजकल चैटबॉट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपको चैटबॉट मैसेंजर मार्केटिंग आपने यूज़ करी है, मैसेंजर के ऊपर आप उसको ले आए, बाद में आप उसको रीटारगेट कर पा रहे हो। और ये सारी चीज़ें करो, अभी से करो, क्योंकि हो सकता है आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तो आपके पास सिर्फ आपका डेटा रह जाएगा, आपके कस्टमर्स का, आप उन्हीं को अप्रोच कर पाओगे ढंग से। मेरा मानना है कि अभी से ही ऐसे फनल्स बनाना तैयार कर दो जहां पे आप यूजर्स के डेटा ले पाओ। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे मैंने पहले कुछ और चैटबॉट लगा रखा था, आजकल मैं मैसेंजर चैटबॉट यूज कर रहा हूं। फेसबुक मैसेंजर, लोगों को फेसबुक मैसेंजर से लॉग इन करना है, मेरे पास उनका डेटाबेस कलेक्ट हो रहा है, बाद में मैं उनको मैसेज भेज सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने उनका नंबर नहीं लिया, यहाँ पे मैंने उनकी ईमेल आईडी नहीं ली है, फिर भी मैं उनके फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भेज सकता हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अभी देख रहा हूं कि मेरा 95% का ओपन रेट आ रहा है, जो कि ईमेल मार्केटिंग पे, किसी भी एंगल की मार्केटिंग पे नहीं मिलता। 95% का ओपन रेट आ रहा है मैसेंजर के थ्रू। हाँ, लीड्स कम हो जाएगी, ये नहीं होगा कि हर बंदा आके आपके फेसबुक पे डेटा भरेगा, नहीं भरेगा, पर जो भरेगा वो एकदम क्वालिफाइड होगा और बाद में मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ। भाई आने वाले टाइम में मैं एक मैसेंजर मार्केटिंग का कोर्स भी निकालने वाला हूँ, जल्दी निकलेगा, शायद 1-1.5 हफ्ते के अंदर निकाल दूंगा, क्योंकि हमारा खुद का एक मैसेंजर टूल बन रहा है, वो बन गया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जो जो टेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं उसको एकदम फुल फ्लेजेड में ये नहीं कह रहा कि उसमें सारे बग सही हो गए हैं, जब मैं कोर्स निकालूंगा तब तक वो ठीक हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा। अगर आप यूज करना चाहते हो, अभी जाके फ्री वाले वर्जन के ऊपर आप एनरोल कर सकते हो। अगली बहुत बड़ी चीज जो कि मुझे लगता है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी, और मैं कहूंगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। मतलब माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप मार्केट करने के लिए आपको मौका दो, क्योंकि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे ज्यादा अर्न नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि YouTube पे कंटेंट डाल रहे हैं, उनका एडसेंस तक एनेबल नहीं है, तो अगर आप उनको पैसा देते हो एडसेंस के बराबर भी, वो उसमें भी खुश हो जाते हैं, और देखा जाए यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फ्यूचर रहने वाला है। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड कभी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे बताऊंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है सारे बिजनेसेस की। अगली चीज के बाद बात करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल है, जिन लोगों को SEO के बारे में पता है उन लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। जिनको नहीं पता, मैं पूरा समझाऊंगा आपको क्या चीज होती है। एक होती है वॉइस सर्चेस, एक होती है इमेजेस सर्चेस। आज के टाइम पे लोग वॉइस का यूज करने लग गए, सीधा बोलते हैं ओके गूगल ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, और आपको रिजल्ट्स दिखा रहा है वो। तो वॉइस सर्चेस के ऊपर अपने आप को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दो। मैंने अपनी वेबसाइट को करना शुरू कर दिया, मेरी साहिल खन्ना वाली वेबसाइट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करती है। तो आप क्वेश्चन पूछो कि हु इज साहिल खन्ना, या फिर एज क्या है, वाइफ कौन है, बेसिक बेसिक जो भी आप मेरे बारे में क्वेश्चन पूछो गूगल से, गूगल आपको 90% मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। वॉइस ऑप्टिमाइज में हो चुका हूँ। अगली चीज़ है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि गूगल के सर्च के अंदर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, डायरेक्टली आप फोटो को सर्च मार सकते हो। आजकल जितने भी आपके कैमरे हैं उसके अंदर लेंसेज आ गए हैं, गूगल लेंस वगैरह वगैरह आ गए हैं। अब डायरेक्टली क्लिक करके फोटो खींच के पूछ सकते हो ये प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि इमेज वाला सीन भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा,
और आपको उस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और कैसे करोगे कि जो भी आप चीज डाल रहे हो, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी फोटोज ज्यादा डालो। ज्यादा डालोगे एल्गोरिथम ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएगी। और इंडेक्सेबल बनाओ अपनी इमेजेस को। टेक्निकल बोल रहा हूँ, इंडेक्सेबल मतलब क्रॉलर्स को ढंग से पढ़ पाए। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप एसईओ करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे मैं कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेता हूं जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि आ सकते हैं। एक AR VR का ट्रेंड आ सकता है। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांड AR VR के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपके बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटी है AR VR के अंदर घुसने की तो अभी से घुस जाओ। मैं आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, मैंने वर्चुअल रियलिटी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है बहुत टाइम पहले से, तो आप जाके उसको देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आज के टाइम पे अगर आपको अपने कस्टमर को एंगेज करना है तो आप AR VR का यूज कर सकते हो। सीधा बंदा अपना कैमरा खोलेगा और कैमरे को देख देख के वो अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकता है। बहुत सारी कंपनियों ने शुरू कर दिया है, इंटीरियर डिजाइनिंग वाली कंपनियों ने शुरू कर दिया। आपको कैमरा ऐप खोलनी है, आप सीधा अलमारी लगाओ, देखो इस वॉल पे कैसे लग रही है, आप वॉल्स के कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट के अंदर, तो आप देखो क्या ये आपके बिजनेस के लिए रिलायबल है या फिर नहीं है। अगर आपका बिजनेस बहुत ही छोटा है और आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो मत जाओ इन चीजों के ऊपर, क्योंकि ये चीजें एक्सपेंसिव है। अगर आप अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर खेल रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए। इससे आपका कस्टमर ज्यादा एंगेज हो पाएगा, ज्यादा आप पे ट्रस्ट कर पाएगा और उसको लगेगा कि भाई ये ब्रांड ज्यादा अच्छा है। साथ में मुझे लगता है IoT एड्स भी आ सकती है फ्यूचर के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली एड्स। आप जितने भी वॉइस असिस्टेंट वगैरह यूज कर रहे हो उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एड्स आ सकती है आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आएगी तो एज अ मार्केटर हम उसके अंदर एड चला सकते हैं। तो अगर ये चीज आती है स्टार्टिंग के अंदर बहुत सस्ती रहेगी, तो सारे बिजनेसेस को मैं ये कहूंगा जैसी ये चीज आए उसी को उसी टाइम पकड़ लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में सस्ती होगी, आपको कम रेट के अंदर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली चीज सोशल शॉपिंग, मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेंड में बढ़ेगी। सोशल शॉपिंग बहुत सारी साइट्स इंडियन बेस्ड आ चुकी है और मैंने पिछले साल भी बात करी थी, शायद हो सकता है कि इंस्टाग्राम अपना शॉपिंग वाला फीचर निकाले। अब ये निकाल दिया है, बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने टेस्ट शुरू कर दिया है, तो इंस्टाग्राम से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकोगे, वहीं से प्रोडक्ट ले सकोगे। और अगर ऐसी चीज हो जाती है तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि ई कॉमर्स फ्यूचर रहने वाला है और माइक्रो ई कॉमर्स स्टोर्स बनेंगे जहां पे छोटे छोटे लोग स्मॉल ऑडियंस को टारगेट करेंगे ई कॉमर्स के थ्रू। और जो हमारा टूल है उसके अंदर ई कॉमर्स का भी ऑप्शन है, मैसेंजर से ही आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को भेज सकते हो। अगला ट्रेंड मुझे लगता है पर्सनलाइजेशन के ऊपर ज्यादा काम होगा। एग्जांपल बर्गर किंग की बात करके चलते हैं। बर्गर किंग वालों ने आजकल ऐप निकाल रखी है, आप डायरेक्टली टेबल पे बैठ के उन्हीं की ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। आपको कॉइन्स देते हैं, पॉइंट्स देते हैं। अब आपने फोन में ऐप डाल दी तो उनके पास आपके फोन का नोटिफिकेशन का कंट्रोल आ गया है, वो आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे, वो आपको ऑफर्स भेजते रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास उनका हैंड्स ऑन डेटा आ गया है, क्योंकि आपने उनकी ऐप इंस्टॉल करी है और इन ऐप ट्रैकिंग अलाउड है। ऐप के अंदर आप क्या कर रहे हो वो तो ट्रैक हो सकता है ना, तो वो आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको ट्रैक कर रहे हैं, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, आप कौन सी चीज पे ऐड टू कार्ट करते हो। तो ये फ्यूचर रहेगा अगर अपने सारे बिजनेसेस ऐप बना लेते हैं अपनी छोटे लेवल पे, क्योंकि ऑन ऐप ट्रैकिंग अलाउड रहेगी फ्यूचर के अंदर भी, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है। अगली चीज है इंटरेक्टिव कंटेंट, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद चलेगा। शायद हो सकता है कि 2021 में ज्यादा ट्रेंड में ना रहे, हो सकता है आने वाले 2 साल में 3 साल में चले। इंटरेक्टिव कंटेंट क्या होगा? इंटरेक्टिव कंटेंट सारे टाइप का हो सकता है। ये VR भी हो सकता है, ये AR भी हो सकता है और ये नॉर्मल वीडियोस भी हो सकता है, जहां पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शन सिलेक्ट करने का, उसके हिसाब से आपको कंटेंट दिखेगा। एक मैंने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी थी, उसमें एक पार्ट था, उसके अंदर क्या था, आपके पास चॉइसेस थी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप कहोगे मुझे कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, आपके पास ऑप्शन है, आप जो कहोगे वो उस पाथ पे उस तरीके से चलेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने खुद इसको पर्सनली यूज किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं भी पर्सनली चाहता हूं कि इस टाइप का कुछ बने फ्यूचर के अंदर जो कि लोग भी यूज कर पाए। आपको डायरेक्टली वीडियो दिखे और वीडियो के अंदर ही आपको बाय नाउ का बटन दिख जाए, वहीं से आप वीडियो के अंदर ही प्रोडक्ट ले पाओ, बहुत कुछ कर पाओ। और ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ी कंपनी शायद इसको निकाल सकती है, नहीं निकालेगी तो मैं निकाल दूंगा। अगला एक और ट्रेंड मुझे पर्सनली लगता है वो है यूजर जनरेटेड कंटेंट का। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में ये शुरू भी हो गया है, जहां पे यूजर्स के डायरेक्ट इंटरव्यूज लिए जाते हैं, यूजर से पूछा जाता है आपका प्रोडक्ट कैसा लगा। यूजर्स की ही कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे डलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहीं पे खाने के लिए गए हैं, वहां पे हमारी फोटोज खींचते हैं और वहां पे डाल दी जाती है वेबसाइट के ऊपर, उनके फेसबुक पेजेस के ऊपर। तो अभी ये बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद ये थोड़े से और अच्छे लेवल पे बढ़ सकता है कि लोगों को हम क्या है कि आप हमारे आउटलेट पे आओ या आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, उसका ब्लॉग बना के डालो या कुछ भी बना के डालो, हम आपको इन रिटर्न इसके बदले ये चीज देंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज आए, क्योंकि मैं इंटरनेशनली ये चीज का ट्रेंड देख रहा हूं, इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है, पर पता नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि इंटरनेशनली काम करती है इंडिया में काम नहीं करती है। अब आते हैं SEO की तरफ।
एसईओ के अंदर सीधी सी बात, रिच रिजल्ट्स ज्यादा बढ़ेंगे। रिच रिजल्ट्स मतलब आप सीधा क्वेश्चन का आंसर पूछोगे, सीधा आपको गूगल आंसर दिखाएगा, आपको वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ब्लॉगर कम्युनिटी है उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बाहर से आंसर उसको मिल जाएगा, वो आपके ब्लॉग के अंदर नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। पर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट निकालते हो तो लोग जानेंगे कि भाई ये वेबसाइट हमेशा इस टाइप की कैटेगरी के ऊपर रहती है, तो हो सकता है इनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, ये इंडस्ट्री लीडर हो, तो चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जब वो कोई प्रोडक्ट लेना चाहेगा। अगर आपका बिजनेस होगा तो ब्लॉगिंग कम्युनिटी को नुकसान होगा, पर बिजनेसेस को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अगला है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट पिछले साल भी बहुत अच्छा रहा, इस साल और अच्छा होगा। इंटरनेशनली बहुत अच्छा हो चुका है, इंडिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर आप ब्लॉगर हो, अगर आप बिजनेस के लिए भी ब्लॉग लिखते हो, उसके अंदर भी आप अपने ब्लॉग की ऑडियो डालो। फ्यूचर में हो सकता है कि ऑडियो भी रिच रिजल्ट्स के अंदर आने लग जाए, लोगों को सीधा खोलना ही ना पड़े, सीधा ऑडियो वहीं से सुन पाए, तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर इस चीज का भी। फाइनली लोकल एसईओ के बारे में बात कर लेते हैं। लोकल एसईओ भी मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इंटरनेट का यूज करने लग गए हैं, वॉइस सर्चेस आ गई है, लोग पूछेंगे रेस्टोरेंट नियर मी, फलाना मकाना नियर मी, और वहां पे लोकल रिजल्ट्स ऊपर आएंगे। लोकल रिजल्ट्स ऊपर आएंगे तो लोकल एसईओ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो आने वाले टाइम में लोकल एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यही थे मार्केटिंग ट्रेंड्स जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे आइडियाज आए होंगे आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आप बिजनेस हो तो मैं प्लीज रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आए हैं उसको आज से ही अप्लाई करना शुरू करो, उसको डिले मत करो कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। आज ही जो भी आपकी फिजिबल नीड के अंदर है, जो आप कर पाओगे, उस चीज को करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी VR AR ऐप बना लो, मैं ये नहीं कह रहा अपनी पर्सनल ऐप बना के कुछ करने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना YouTube चैनल बना के अपनी शक्ल दिखाओ, रोज की 50 वीडियोस डालो, पर मैं ये कह रहा हूं कि अभी से सोशली एक्टिव होना शुरू हो जाओ। अभी से ही सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना शुरू कर दो, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दो। अभी से ही मान के चलो कि आपको थर्ड पार्टी डेटा नहीं मिलेगा, आप शायद फ्यूचर के अंदर पिक्सल वगैरह चीजें यूज नहीं कर पाओगे। अभी से ही कस्टमर का डेटाबेस इकट्ठा करना शुरू कर दो। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर देना इस वीडियो को। आपको लगता है जो जो लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, जिन जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग रफीन, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।